पे हैं इंडियन मार्केट्स में, तो टाइटन के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? देखिए, अब मैं समझ रहा हूँ कि टाइटन कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि जो 3700 से 3800 की रेंज है वहां पर काफी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरे ख्याल से पूरा पूरा 1.5 साल हो गया कि स्टॉक ने 5800 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। हम्म। लेकिन अब जिस तरह के पैटर्न डेवलप हो रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद इस बार हम्म। टाइटन 5800 को ब्रेक करेगा, और अगर ऐसा होता है तो हम्म। उसके ऊपर आपको 700 से 800 रुपए की तेजी और देखने को I am busy. मिलेगी। I had to call you back. तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखता है स्टॉक में। अभी भी करंट लेवल्स पे भी अगर निवेश करना हो तो यहाँ पर 3400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाई जा सकती है। वनीत सर, गोल्ड पे आप क्या कहेंगे? एक बार फिर गोल्ड ऊंचाई के आसपास ही या रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास, चांदी तो भारतीय बाजार में रिकॉर्ड हाई पे है 1,20,000 पर केजी। इट्स ह्यूज। I think both these are going to go into long-term bull market है इनका, अच्छा। and अभी भी इन्वेस्ट करने वैसे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला जब क्रेडिट इवेंट होगा वर्ल्ड में तभी एवरीवन विल बी स्टैंडिंग फॉर गोल्ड। बीटीसी में बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बीटीसी खरीदेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड इज द ओनली ऑल्टरनेटिव राइट नाउ, एंड द प्राइस ऑफ गोल्ड विल टच highs which people cannot even imagine. So what is the target that you have set in for gold? No, I don't want to stick my neck out, but I will tell you something that levels of gold are absolutely phenomenal. ओके। अच्छा, रिलायंस की एजीएम भी है कल सर, वहां से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? मार्केट को तो बहुत उम्मीदें हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जनरली एजीएम के टाइम रिलायंस अनाउंस करते हैं उनके न्यू प्लान्स। सो लास्ट ईयर कुछ अनाउंसमेंट ऐसी मेगा अनाउंसमेंट्स नहीं थी, but this year I am hoping to see some traction on the IPOs of Reliance Retail and Reliance Jio. Okay. So can we expect that announcement in the AGM? It should be, yeah, it should be. ओके। आज आईटी सेक्टर में फिर से दबाव देखने को मिल रहा है माना सर, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक दिन में तो लग गया था कि सब वर्स्ट इज ओवर, इंडेक्स इज एट इम्प्रूविंग, लेकिन एक बार फिर आज दबाव में है सभी काउंटर्स। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्पेस में क्या करना चाहिए? दूर ही रहना चाहिए या फिर यू कैन एटलीस्ट बाय सम क्वालिटी स्टॉक्स? तो देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अटेम्प्ट तो डेफिनेटली लिया, क्योंकि ये इंडेक्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। लेकिन मेरा समझना है कि जब तक 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन ना कर ले, उसके ऊपर सस्टेन ना हो, तब तक आपको एग्रेसिव होकर आईटी स्पेस में लॉन्ग साइड पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स 38,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप एक बड़ी रैली देख सकते हैं, जिसमें शायद 42,000 तक के भाव भी आपको आईटी इंडेक्स दिखा सकता है। लेकिन अभी के लिए तो वेट करना बेहतर रहेगा। हालांकि मेरा समझना है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट भी शायद देखने को ना मिले, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 34,000 के आसपास है। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 34,000 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं, उसके नीचे आईटी इंडेक्स ब्रेक होगा जाएगा, तो फिर तो आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो तैयार रहिए बड़े मूव के लिए, लेकिन जब तक ब्रेकआउट ना देखने को मिले आइदर साइड पे, तब तक यहाँ पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। विनीत सर, आपको नहीं लगता है कि मार्केट ने जीएसटी से काफ़ी उम्मीदें लगा रखी है, इन द सेंस दैट आप सब पेपर्स में देखिए, पिंक पेपर्स में, जनरल न्यूज़पेपर्स में जीएसटी को लेके कितनी खबरें निकल के आ रही है? 2 स्लैब होंगे, 2 स्लैब में ये कट होगा, ये सस्ता होगा। इजंट इट टू मच टू आस्क फॉर? नहीं, देखिए, ये जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है ना, वो उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है, नंबर 1। नंबर 2, जो टैरिफ नहीं लगाया है बट जहाँ पे सैंक्शन हो रहा है इज H1B वीजास। तो वहां पे जैसे बातें चल रही है कि H1B वीजा एक स्कैम हुआ है, एक कंट्री के साथ किया जा रहा है, तो इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। वहां पे अपने ना 5 मिलियन पीपल वर्क इन द आईटी इंडस्ट्री। करेक्ट। और ये सारा जॉब्स थोड़ा सा एक टाइप ऑफ थ्रेट आ रहा है उसमें। तो ये अगर ये सब होता है ना, इसके कैटाक्लिज्मिक इफेक्ट आते हैं आपके रियल एस्टेट पे, रियल एस्टेट से एम्प्लॉयमेंट पे। तो इफ यू सी डायमंड्स, टेक्सटाइल्स एंड रियल एस्टेट एंड आईटी, दीज आर द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ
कैटेगरीज विच एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पीपल, तो उसको आपको अगर प्रोटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको आपका इकोनॉमी को प्रमोट करना ही पड़ेगा. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ assets in terms of geographies for exports, at the same time reviving the Indian economy. और ये एक तो GST 2.0 होना ही था. गवर्नमेंट की एम है कि अल्टीमेटली वी वांट टू गो टू वन स्लैब. So why not do it right now? Give more impetus to the industry, make it more competitive. रूपी भी depreciate कर रही है RBI. तो उससे क्या हो रहा है ना, you're improving the competitiveness of the Indian industry. While prices of oil remain constant. That is very important. So these are very, very strong policies going in the right direction to my mind. चलिए क्रूड की बात करते हैं. क्रूड को अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में स्थिर है. 65 से $67 पर बैरल के आसपास क्रूड के का दायरा जो है वो बना हुआ है. एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर कि टैरिफ्स की जो डील्स है वो कैसे पैन आउट होती है. रशिया और इंडिया के बीच में क्या होता है. यूएस कितने सैंक्शंस और ईयू कितने सैंक्शंस रशिया पर लगाता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ग्लोबल डेवलपमेंट्स कैसी होती है और क्रूड पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है. क्रूड से रिलेटेड ओएमसीज की बात कर लेते हैं मानस सर. एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन तीनों में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको चार्ट्स पे सही लग रहा हो इस समय? देखिए, तीनों स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं. बीपीसीएल अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है. अगर ये 305 रुपए के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर करेक्शन डीप होगा. शायद 290 तक के भाव देखने को मिलेंगे. एचपीसीएल क्लियरली वीक है क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है. शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो आपको 365 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं. और उसी तरह आईओसी भी ध्यान रखिए कि ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है. तो स्ट्रक्चर तीनों का निगेटिव है. शॉर्ट टर्म में शायद गिरावट इन तीनों स्टॉक में बढ़ सकती है, तो बिल्कुल दूर रहिए, अभी खरीदारी नहीं ना करें. मानस सर, रिलायंस की एजीएम है कल, उससे पहले चार्ट्स में कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, एक ऐसी जगह पर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस टाइम ट्रेड कर रहा है जहां पर इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा है. नीचे 1340 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, ऊपर की तरफ 1440 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो ये दोनों लेवल अगर ब्रेक होंगे किसी भी साइड पे तभी यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए. उससे पहले अगर आपके पास पोजीशन है लॉन्ग साइड पे तो 1340 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए. खरीदारी तो 1440 के ऊपर ही करेंगे. विनीत सर, Q2 अर्निंग्स से जो उम्मीदें थी वो लगता है कि नहीं पूरी होंगी. इस बार भी Q2 अर्निंग्स पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जीएसटी में रैशनलाइजेशन का जो आएगा वो सितंबर मिड में आएगा. हाफ ऑफ द फेस्टिव सीजन विल बी गॉन. फिर दिवाली पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. दैट विल फॉल इन Q3. अर्निंग्स के चलते हुए कोई ऐसे सेक्टर्स जहां आपको ग्रीन शूट्स लगता है कि Q2 में भी अच्छा करना चाहिए, उन बेसिस पे कोई ऐसे सेक्टर्स आपने या स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हो? So obviously, I think the two-wheeler and the four-wheeler segment is going to do well. Autos will do very well. इसके अलावा आपके डेटा सेंटर्स will do well. वहाँ पे काफी अच्छी ट्रेंड है. इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एंसिलरीज, रिन्यूएबल एनर्जी. एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके जो agrochemicals and fertilizer stocks हैं, they will do extremely well because the rainfall has been really, really good. जी. और agrochemical cycle internationally reverse हो रहा है. तो I think that will also play out positively for these. मानस